गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 6 जो पहला चैप्टर हमने डील किया था उसका कुछ फिलअप है जो करना जरूरी है। तो सबसे पहले यदि आपके पास बुक है तो अपना बुक खोल करके और ध्यान से सुनिए कि हम जितना बात बोल रहे हैं वो एकदम स्पष्ट बोलेंगे और स्पष्ट लिखा भी जाएगा, इसलिए आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन बिना पढ़े बिना समझे उसका आंसर आपको नहीं देना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक है। इसलिए हम सब कुछ लिख करके जो कुछ होगा मौखिक रूप से लिखित रूप से सब कुछ समझाएंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, दिया हुआ है। तो इसमें जिसमें इनमें से कौन सा रूप मौखिक भाषा का नहीं है, पहला का क का आंसर होगा SMS भेजना, इसमें आप टिक मार देंगे। दूसरा है इनमें से कौन सा रूप लिखित भाषा का है, तो ख का पहला नंबर पत्र लिखना, इसमें टिक मार देंगे। ठीक है। श्वेता के माता पिता गुजराती है, वे घर में गुजराती बाहर हिंदी तथा अंग्रेजी में बात करते हैं। तो श्वेता भी तीनों भाषाएं जानती है, तो श्वेता की मातृभाषा कौन सी है? इसमें आप दो में से किसी एक ऑप्शन में भी टिक मार सकते हैं। मातृभाषा आप हिंदी, नहीं तो आप फिलहाल गुजराती दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? गुजराती 3 नंबर में टिक मार देंगे। उसके बाद घ नंबर है भोजपुरी। भोजपुरी क्या है? तो इसका सही ऑप्शन दे देंगे भाषा, टिक मार देंगे। पंजाबी की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी की लिपि हो जाएगा क्या? गुरुमुखी। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नीचे 2 वर्ग दिए गए हैं, आप इनमें से एक वर्ग में विश्व में बोली जाने वाली भाषा तथा दूसरे वर्ग में भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखिए। तो इसका हम सब कुछ यहाँ लिख चुके हैं कि भारत में बोली जाने वाली भाषा हिंदी, बंगला, पंजाबी, असमिया, नेपाली, मलयालम, गुजराती, मैथिली, ये लिख दिए। इसमें भोजपुरी भी लिख सकते हैं, आप भोजपुरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें और भी ज्यादा लिख सकते हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ही लिखे हैं, आपको इतना सा कम से कम लिखना है। फिर है विश्व में बोली जाने वाली भाषा है, तो इसमें अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली, इतावली, लैटिन, ग्रीक, फ्रांसीसी, स्पेनिश और फ्रेंच भी लिख सकते हैं आप। तो एक शब्द और जोड़ दीजिए, फ्रेंच। फ्रेंच, ठीक है। तो इतना ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। कुछ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो इसका क्या लिखेंगे? हिंदी में छपने वाले 4 समाचार पत्रों के नाम। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। उसका 4 समाचार पत्र जो है वो लिख देंगे क्या? हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर। 4 हो गया। उसके बाद आपकी मातृभाषा तथा उसकी लिपि क्या है? तो हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी, और उसकी लिपि क्या होगा? देवनागरी। तो आप हिंदी और कोमा देवनागरी लिख देंगे, हो जाएगा। अगर आप किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में जाते हैं तो वहां किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो वहां दो भाषा ही हो सकता है कम से कम, हिंदी या अंग्रेजी। तो आप हिंदी और कोमा अंग्रेजी दे देंगे। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सीधा उसका आंसर में लिख देंगे 14 सितंबर। ठीक है। अब देखिए 100 रुपये के नोट पर कितनी भारतीय भाषाओं में 100 रुपये लिखे होते हैं? तो आप वहां उसका नाम तो अभी नहीं लिखना है, केवल कितनी भाषा का नाम है, तो वहां केवल आप आंसर में लिख देंगे 15 भाषा। 15 लिख करके भाषा लिख देंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां दिया हुआ है। 1 नंबर का टिक आउट हमने आपको अभी तुरंत कौन सही है कौन गलत है बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो संक्षिप्त में उत्तर देना है वो भी हम आपको बता दिए। आप अच्छी तरह से सुनकर समझकर तब आप लिखें, और लिखें जो भी लिखेंगे तो इसका सारा प्रारूप आप बुक में ही करेंगे। इसमें आपका स्पेस दिया हुआ है, पेंसिल से लिखना है। जहां भी ओवर राइटिंग होगा उसको इरेजर से मिटाकर अच्छी तरह से हैंडराइटिंग बना के लिख लेंगे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक। अब आइए एक्सरसाइज 2 में। अब यहाँ एक्सरसाइज 2 का एक टॉपिक है
एक्सरसाइज 2 का टॉपिक है वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी। तो जैसे वर्ण विचार है क्या, सबसे पहले ये जानना है। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका वर्ण विच्छेद हम करते हैं, तो वर्ण विच्छेद करने के बाद हमें यह पता चलता है कि कौन सा शब्द में कितनी मात्राएं हैं और कौन कौन सी मात्राएं हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज आप दे दीजिए 2, इसको मिटा देते हैं। एक्सरसाइज 2, जैसे हम लिखे मोर, तो ध्यान दीजिए इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा। सबसे पहला है कि जैसे हम पहले लिखेंगे मौ में हलंत, इसका मतलब यह हो गया कि यह अधूरा है। इसमें जब तक इसमें मात्रा नहीं जुड़ेगा तो ये पूर्ण रूप से जो है वो शब्द नहीं बनेगा। तो जैसे मौ हलंत जोर ओ, जोर र हलंत जोर ओ, इसमें कितनी मात्राएं हैं? 2 ओ और ओ। समझ में आ गया? तो इसी के बारे में जानना है। जैसे वर्ण है, प्रत्येक शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करने से हमें छोटी से छोटी ध्वनियां प्राप्त होती है। इन ध्वनियों को छोटे खंडों में नहीं बांटा जाता, इसलिए इन्हीं ध्वनियों के जो लिखित चिन्ह बनाए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं। भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिपि चिन्ह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ग्रुप को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो हिंदी की वर्णमाला स्वर और व्यंजन वर्णों के मेल से बनी है। हिंदी की वर्णमाला दोनों के मेल से बनी है, स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर क्या है। स्वर, तो ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप लोग एकदम धैर्य बनाए रखें। जैसे स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण जैसे ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, फिर उसके बाद री, ए, ओ और ओ, ये 2 वर्ण हो गया। सॉरी, ये टोटल स्वर वर्ण में आ गया। उसके बाद तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 जो है वो स्वर वर्ण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और आगत गृहीत स्वर जैसे आ, और ऊपर में जो अर्ध चंद्र बिंदु रहता है। फिर अनुस्वार है, अ पर जो हम अनुस्वार यानी पॉइंट देते हैं। विसर्ग जो डबल ऐसे 2 ठो जो सामने में आएगा वो विसर्ग है। अनुनासिक, अनुनासिक में जैसे कि मान लीजिए औच पर चंद्र बिंदु या दीर्घई पर जो है हम अनुस्वार डालते हैं, इसको कहा गया है क्या? अनुनासिक। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए व्यंजन वर्ण जैसे कि क से लेकर अंगों तक का जो भी समूह है उसे हम क वर्ग में रखे हैं, तो इसको एक साथ बोल सकते हैं कवर्ग। उसी तरह से चौछो को चवर्ग, टौठो को टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो ये जो कौखो से लेकर पोफो तक का जो है टोटल कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और इसमें र और ढ के नीचे जो बिंदा दिया रहता है ढ, ये दोनों को स्पर्श व्यंजन में रखा गया है। और य र ल को 4 को अंतस्थ व्यंजन में, और तालव स मूर्धन स दंत स ह को उष्ण व्यंजन में, अक्षौ त्र ज्ञ और स्रो इसे संयुक्त व्यंजन में रखा गया है। संयुक्त व्यंजन मतलब क्या होगा कि अक्षौ किन किन वर्णों के योग से बना है ये, और क ख ग ज ख इसे गृहीत व्यंजन में रखा गया है। अब जैसे कहेंगे आप कि जैसे अब अक्षौ को संयुक्त व्यंजन में कैसे रखा गया, तो ये देखिए अक्षौ क हलंत जोर मूर्धन्य स बराबर ये क्या होता है? अक्षौ। ठीक है। और त्र का क्या होगा? तो हलंत जोर रो, समझे? ज्ञा का क्या होगा? जो हलंत जोर या, ज्ञा। स्रो का क्या होगा? तालव शो
रो, स्रो। तो ये जो है ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब देखिए स्वर वर्ण है कि, अब देखिए वर्णमाला के भेद मुख्य रूप से दो है, जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो स्वर वर्ण है जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, ऐसी ध्वनियों को हम स्वर वर्ण बोलेंगे। इसका हम यदि क्या बोलते हैं, क्लियर में यदि देना है, सटीक में देना है, तो अब ऐसे बोलेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोला जाए वो क्या होगा, स्वर वर्ण होगा। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, 11। समझ में आ गया। और अब देखिए स्वर वर्ण का दो भेद हो गया, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। अब ह्रस्व में ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। तो ह्रस्व स्वर कितने हो गया, 4। दीर्घ स्वर ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है, जैसे आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल संख्या में कितना आ गया, 7। समझ में आ गया। उसी तरह से अब देखिए अनुनासिक। अनुनासिक है कि सभी नासिकीयकृत, जैसे नेसलाइज बोलते हैं स्वर, ये अनुनासिक कहलाते हैं, अर्थात स्वरों का उच्चारण करते समय जब हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है तो ऐसे स्वरों को हम अनुनासिक बोलते हैं। जैसे इनको लिखकर व्यक्त करने के लिए दो चिन्ह बनाए गए हैं, चंद्र बिंदु तथा बिंदु। तो जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली रहता है और उन पर चंद्र बिंदु तथा जिनके ऊपर मात्रा लगी होती है उन पर बिंदु लगाया जाता है, जैसे आंसू, आंसू। आप देख रहे हैं कि इसका उच्चारण जो है वो नाक से हो रहा है। उसी तरह से जैसे शिरोरेखा के ऊपर मात्रा वाले वर्ण हैं में, मैं, चोंच, सौंठ, भैंस इत्यादि। तो विसर्ग का चिन्ह तो आपको खुद पता है, संस्कृत में दो तरह की है हलंत की ध्वनियां थी, दोनों के उच्चारण भी अलग अलग तरह से होते थे। तो एक के लिए चिन्ह ह बनाया गया तो दूसरी के लिए क्या बनाया जाएगा, विसर्ग। तो आप या तो विसर्ग जैसे ही देते हैं तो इसका उच्चारण क्या होगा, ह। ठीक है, तो संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में विसर्ग आता है यदि हिंदी में आ गए हैं तो उनका लेखन भी हम संस्कृत की तरह विसर्ग लगाकर करते हैं, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः और प्रायः। उसी तरह से हिंदी में विसर्ग का उच्चारण समाप्त हो चुका है, इसलिए इसे भी हम ह हलंत व्यंजन के रूप में ही उच्चारित किया जाता है। ठीक है, अब है व्यंजन वर्ण। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख में वायु के मार्ग में भी रुकावट पैदा की जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, क्योंकि व्यंजनों का स्वतंत्र रूप में उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाए। अब देखिए इसका सटीक परिभाषा हम क्या देंगे कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हो गए, 33 यानी 33। तो स्वर वर्ण कितने हो गए, 11। व्यंजन वर्ण कितने हो गए, 33। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से 3 भेद दिया गया है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और उष्ण व्यंजन है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा, जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं, 25। इनका भी विभाजन 5 वर्गों में किया जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो ये जितने भी वर्ग वाले समूह हैं इसको रखा गया है किसमें, स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, इसलिए इसको जैसे क से लेके अंग तक कवर्ग हो गया, च से लेके या तक चवर्ग हो गया, ट से लेकर के मूर्धन्य नो तक टवर्ग हो गया, त से दंत नो तक तवर्ग हो गया, प से म तक ये पवर्ग हो गया। तो टोटल ये कितना स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, 25। अंतस्थ व्यंजन है कि इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः नहीं छूती। तो इसमें क्या होगा, यो हलंत, जो रो हलंत, लो हलंत, वो हलंत।
तो ये टोटल अंतस्थ व्यंजन कितना हो गया? 4। उस व्यंजन कितना हो जाएगा? ये भी 4 है। कौन कौन है? हम तो पहले ही बताए हैं, तालव सो हलंत, मूर्धन सो हलंत, दंत सो हलंत और हो हलंत। तो इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से टकराकर उष्मा अथवा गर्मी पैदा करती है, अतः इन्हें उस व्यंजन कहा जाता है। तो अब देखिए संयुक्त व्यंजन तो अभी जस्ट हम बताए हैं, जैसे यहाँ तो हम कुछ मात्राएं, जैसे क हलंत जो मूर्धन सौ लिखे तो मूर्धन सौ हलंत जो अ भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रो हलंत जोड़ अ लिख दीजिए, यो हलंत जोड़ अ लिख दीजिए, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा ओ। ठीक, तो ये टोटल जो है ये अक्षर ज्ञा और स्रो, ये क्या होगा? ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, गृहीत व्यंजन है कि हिंदी भाषा का शब्द भंडार तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो आप जानते हैं कि अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में देखने को मिलता है, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि। तो जो और फो इसी प्रकार के 2 व्यंजन हैं जिन्हें दूसरी भाषा में अपनाया है। ठीक है, तो आगत और गृहीत ध्वनियां कैसे होगा? जैसे फो और जो से क्या होगा? जैसे कि यहाँ तूफान और जिंदगी ये उर्दू से है, उसी तरह से आप अर्धचान बिंदु में क्या होगा? डॉक्टर, कालीज। कालीज तो अंग्रेजी शब्द है, कालीज अंग्रेजी से लिया गया है। तो अंग्रेजी शब्दों को लिखने के लिए क्या होता है? जैसे आ चांद बिंदु ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, बॉल और कॉपी आदि। ठीक है, अब देखिए दवित व्यंजन। दवित व्यंजन हो गया संयुक्त वर्णों का योग, जैसे कि हम लोग बोलते हैं पक्का, को संयुक्त आकार। हम आपको इसका वर्ण विच्छेद करते हुए बताते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखते हैं हम पक्का, इसका सबसे पहले इस तरह से होगा को हलंत जोड़ ओ, आधा को है तो हलंत आप दे दीजिए, फिर को हलंत जोड़ आ दे दीजिए। तो ये दोनों वर्णों का जो योग है, इसी को हम क्या कहेंगे? दवित व्यंजन कहेंगे। जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हो तो वो दवित व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद तो आप लोगों को पता है, किसी शब्द में प्रयुक्त व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना, जैसे इस तरीके से हमने लिख करके दिखाया, ये कहलाया क्या? वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट भी है। क्रमबद्ध भाषा की ध्वनियों के लिए निर्मित लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हम अभी जस्ट बताए, तो स्वर कोई पूछ देगा कि स्वर वर्ण कितने हैं, तो 11, व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो 33। तो 2 भिन्न व्यंजनों के मिलने से जो नए व्यंजन बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो अभी जस्ट बताए हैं। उसी तरीके से जब एक जैसे 2 व्यंजन मिलते हो तो वे द्वित व्यंजन कहलाते, जैसे गुब्बारा। उसी तरह से जैसे यहाँ पक्का लिखे, तो ये दोनों जो वर्णों का जो समूह है ये कहलाया क्या? द्वित व्यंजन। उसी तरह से कोई भी व्यंजन स्वर के बिना उच्चारित नहीं होता, क्योंकि स्वर वर्ण उसमें होना अनिवार्य है, नहीं तो वो अधूरा हो जाएगा। जो, फो और आ, अर्धचान बिंदु आ, ये गृहीत या आगत हो गया। तो ये सारे पॉइंट को आपको पढ़ना है, आप पढ़िए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका सारा व्याकरण पर्सन जो फिलअप करने के लिए है वो बताएंगे। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि एक एक पॉइंट को पढ़कर उसे समझना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो आप गृह कार्य में लिखेंगे, गृह कार्य एक्सरसाइज 1, अच्छी तरह भरकर, अच्छी तरह खाली स्थानों को भरे, खाली स्थानों को भरे और याद करें, याद करें। ये तो पहला हो गया। और दूसरा में है कि एक्सरसाइज 2, केवल परिभाषा, उदाहरण
सहित पढ़ने का प्रयास करें। इतना काम आपको करना है। एक्सरसाइज 1 का फिलअप हम करवा दिए, उसी तरीके से एक्सरसाइज 2 में जो हम जितना पॉइंट अभी डील किए हैं वो सारे पॉइंट को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। आप पढ़िए, उसके बाद जो आगे का फिलअप करना है वो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो हम आपको करवाएंगे। आप एकदम चिंता मुक्त रहिए, केवल हमारे अनुसार आप करते जाइए, विधिवत आप पढ़ते जाइए, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। आप एक रूटीन बना लीजिए कि हमको किस टाइम में क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसलिए आप हमेशा ये ख्याल रखेंगे कि ये जो आपका ऑनलाइन क्लास है ये केवल आपके लिए है। इसमें आप जैसे चाहें, जिस प्रकार से चाहें पढ़ सकते हैं, बशर्ते आपके पास बुक रहे तब। इसलिए बुक नहीं है तो बुक की व्यवस्था कर लीजिए। थैंक यू।